Subscribe to Stellar Subjects for your excellent learning. Hit the bell icon so you never miss an update. स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस आर एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और ये एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस हम कहते हैं सेंट्रल ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ऑफ द यूनिवर्स। जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में ग्लूकोज की अगर ब्रेक डाउन हो रही है और एनर्जी पर्पसेज या किसी भी पर्पसेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस हम उसको सेंट्रल कैटाबॉलिज्म मानते हैं। अगर हम पाथवेज़ की बात करें ग्लूकोज के कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, तो ग्लूकोज स्ट्रक्चरल रोल के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती है। पेंटोज फास्फेट पाथवेज़ में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज इस्तेमाल होती है। इसमें एक्चुअली NADPH बनते हैं, ये पैरेलल रिएक्शन ही चल रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस के साथ। इसमें NADPH राइबोस 5 फॉस्फेट्स बन रहे होते हैं जो कि प्रीकर्सर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। इसलिए आप कह सकते हैं कि पेंटोज फास्फेट पाथवेज में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर ग्लूकोज हमारे पास स्टोरेज पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टार्च सुक्रोज की फॉर्म में। फिर ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में भी इस्तेमाल होती है पायरुवेट फॉर्मेशन में। तो हम अपनी इस वीडियो में जिसको मेन स्टडी करेंगे वो हमारे पास पायरुवेट है कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में किस तरह ब्रेक डाउन होता है या किस तरह कन्वर्ट होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एक ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पायरुविक एसिड तक। अब फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है वो रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है। उसमें अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक कंडीशंस हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक कंडीशंस हैं। दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो सकता है। अब दोनों के इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट होगा। अब डिस्कवरी जब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी कैसे हुई, अब ये डिस्कवरी में तकरीबन 100 ईयर का टाइम स्पैन है। ऐसे नहीं है कि 2-4 साइंटिस्ट उठे और उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर कर लिया, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 10 सक्सेसिव रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं विच आर कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। इसलिए तकरीबन इसको 100 ईयर्स का टाइम स्पैन लगा है। 1850 से तकरीबन ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हुई है और 1940s तक इसकी जो है वो तकरीबन कंप्लीट डिस्कवरी हमारे पास सामने आई है। अब ये कब स्टार्ट हुई थी, वाइन इंडस्ट्री के अंदर, फ्रेंच वाइन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जब उनकी वाइन डिसटेस्टफुल बनना शुरू हुई कभी कभी कि उसकी प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं हो रही थी और उसमें टेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने बैठ के इस चीज़ को सोचना शुरू किया कि क्या वजह है कि हमारे पास वाइन का टेस्ट प्रॉपर नहीं आ रहा। तो पास्टर ने सबसे पहले इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ को शुरू किया और ग्लाइकोलिसिस के एक लंबे रास्ते की तरफ जो है वो डिस्कवरी की तरफ साइंटिस्ट को लगा दिया और 1850s के अंदर ये प्रॉपर रिएक्शन शुरू हुए। फिर इसके बाद नंबर ऑफ साइंटिस्ट आते रहे, इनके ऊपर वर्किंग होती रही और तकरीबन 1930 में गुस्ताव एम्पटन ने एक डिटेल्ड स्टेप प्रपोज किया, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन प्रपोज किया जिसमें ग्लाइकोलिसिस जो है वो एंजाइम कैटलाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। अब हर स्टेप, क्योंकि ये स्मॉलर सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, 10 तकरीबन रिएक्शंस इसमें आते हैं, तो हर कोई अपना एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्मॉलर रिएक्शन डिस्कवर करता गया, फिर उनको जोड़ते गए तकरीबन 1940s के अंदर मेयर ऑफ एम्पटन और बहुत से अदर बायोकेमिस्ट ने इस पजल को सॉल्व किया और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को हमें कंप्लीट जो है वो बताया। इस तरह हम कह सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज takes place in a series of steps and each step is catalyzed by a specific enzyme। अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलिसिस की, सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो मैंने टाइटल में ही आपको बता दी कि ऑलमोस्ट सेंट्रल ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ऑफ द यूनिवर्स। अब पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस में बनेगा कैन बी फर्दर एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये मजीद एसिटाइल कोएंजाइम A में और क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा और इसकी मजीद ऑक्सीडेशन हो जाएगी और मजीद हमें एनर्जी की वजह बनेगी। लेकिन अगर जो है वो नहीं मौजूद तो फिर ये दूसरी साइड पे फर्मेंटेशन साइड पे चली जाएगी। अब पायरुवेट जो है वो प्रीकर्सर भी इस्तेमाल होता है बायोसिंथेसिस में, जितनी भी हमारे सिंथेटिक चीज़ें बन रही होती हैं उनमें प्रीकर्सर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फिर इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें ATP और NADPH मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ फ्री एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH भी हमें हासिल होती है। अब फेजेस क्या हैं,
अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक्चुअली दो मेन फेजेस के अंदर अपना रिएक्शन कंप्लीट करता है। अब ग्लाइकोलिसिस सारे का सारा, पहली बात कि इसकी जो अकरेंस है या लोकेशन है ये हमारे सेल में कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि जितने भी इंजाइम्स इसके लिए ज़रूरत हैं वो सारे के सारे इंजाइम साइटोसोल के अंदर हमें डिज़ोल्व नज़र आए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का पूरा जो मैकेनिज़्म है, रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। नंबर 1 प्रेपरेटरी फेज़ है और नंबर 2 ऑक्सीडेटिव फेज़ है। अब हम सबसे पहले इसको यहाँ से हमारा मेन जो है वो वीडियो का पोर्शन स्टार्ट होता है कि हमने ग्लाइकोलिसिस को कैसे समझना है या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पायरुवेट तक कैसे होती है। अब सबसे पहले जब हम ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। जो पहला स्टेप है ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और इसका जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम ये ग्लूकोज में इंटर हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ही है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो गई है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एल्डो शुगर थी, ये कीटो शुगर है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर कार्बन नंबर 6 है और फॉस्फेट अटैच है। यहाँ देखिए कि एंजाइम कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको भी हमने समझ लिया कि एंजाइम क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमारे पास एक और एटीपी का मॉलिक्यूल ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। जब इसमें ऐड होता है, अब एटीपी पहले 6 कार्बन के ऊपर मौजूद थी फॉस्फेट ग्रुप, अब एक और आया है तो वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर आ गया। अब स्ट्रक्चर वही है फ्रुक्टोज का, अब उसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर हमारे पास क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अपने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 2 ATP molecules are used to raise the free energy of the intermediates। ये 2 ATP molecule यहाँ पे चाहिए होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी रेज करते हैं। अब ये प्रेपरेटरी फेज है। अब इसमें प्रेपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं कि इसमें एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस लाइसिस स्टेप को हम एक्चुअली इस बेस पे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन, ये देखें ये यहाँ पे है, ये कलरफुल पार्ट के अंदर भी दिखाया गया कि यहाँ से 3 कार्बन जो है ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एल्डोलेज एंजाइम में हमारे पास 2 आइसोमर्स बनते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज that passes through the preparatory phase 2 molecules of glycerol aldehyde 3 phosphate are formed। कि यहाँ पे जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर होता है उसमें हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई थ्योरी में, नेक्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है इंटू 2 फ्रेगमेंट्स, 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर। ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 कार्बन एटम। दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितने एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे। अब ये हमारे पास पहला प्रेपरेटरी फेज थी ग्लाइकोलिसिस की। अब हमारे पास दूसरी फेज आती है ऑक्सीडेटिव फेज। जब हम ऑक्सीडेटिव फेज की बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं, किससे, जो पीछे 3 फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD। और ये NAD में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में ये क्या हो जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमारे पास क्या हुआ, ये 2 NADH के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए थे वो इस NAD के अंदर ऐड हो जाते हैं और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इसमें ऐड होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ
कि ये दो क्यों ऐड हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले हमने प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर पढ़ा था कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों सेम टू सेम है और दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। अब ये कन्वर्ट जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, अब ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे इन दोनों के सेम टू सेम चल रही होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। इसलिए यहाँ पे हमने ये दो एरोस के साथ सेम टू सेम दिखाया है, इसलिए दो ही मॉलिक्यूल, एक एक्चुअली एक का निकलता है और एक एनएडी दूसरे का निकलता है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एक्चुअली दो रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है एनर्जी पर्पसेस के लिए हमेशा दो रिएक्शंस चल रहे होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है उन्हें हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। और फास्फोराइलेशन में हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये ऐड होता है, इसलिए इसकी एडिशन को फिर हम क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। अब ये देखें, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट अटैच है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ग्लिसरैल्डिहाइड के कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट अटैच है। अब ये यहाँ पे जब नीचे जाएगा इसके अंदर ये 2 फॉस्फेट हो रहा है, तो अब एक फॉस्फेट यहाँ पे आ गया और दूसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फिर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे हमारे पास फॉस्फेट, और ये चूंकि दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, एक का निकलेगा और दूसरे का निकलेगा, ये मॉलिक्यूल फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फिर कार्बन नंबर 3 के ऊपर रह जाएगा, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो फॉस्फेट था ये कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कब कन्वर्ट होगा, जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जो पीछे बचेगा वो हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, और फास्फोइनोल पायरुवेट फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारे का सारा इसे हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज भी, इसमें नॉर्मली ऑक्सीडेशन हो रही है, सारी के सारी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम ये देखिए आपने यहाँ पे जो रिलीज हुए थे, इसलिए इस फेज को ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं, पे ऑफ फेज भी कहते हैं। पे ऑफ फेज का मतलब है कि वो चीज़ें जो हमने प्रेपरेटरी फेज में बनाई थी उन चीज़ों की बेस पे अब पे ऑफ फेज में हमें प्रोडक्ट और रिजल्ट हासिल होता है। अब इसके लिए जो हमारे पास इंजाइम रिलीज़ होते हैं, जो कार्बन स्टेप नंबर 5 के ऊपर जो इंजाइम रिलीज़ हमारे पास यूज़ हो रहा है वो ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज इंजाइम। फिर स्टेप नंबर 6 को जो कैटेलाइज करता है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इंजाइम कर रहा है। फिर स्टेप नंबर 7 को जो कर रहा है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इंजाइम कर रहा है। फिर इसी तरह स्टेप नंबर 8 को फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इंजाइम और एनोलेज और पायरुवेट काइनेज इंजाइम। इस तरह जो हमने यहाँ से शुरू किया था ग्लूकोज से, ये ऐसा हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 सक्सेसिव सीरीज केमिकल रिएक्शंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस हमने उसको पायरुवेट और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसी कंप्लीट जो रिएक्शंस हैं इन्हें हम जो है वो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम पायरुवेट जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है तो पायरुवेट की फेट क्या है कि पायरुवेट जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अब ग्लूकोज से पायरुवेट हमने बना ली और 10 रिएक्शंस के साथ हमने बनाई। अब यहाँ पे पायरुवेट को 2 कंडीशंस फेस करना पड़ती हैं, या उसको ऑक्सीजन मिल जाती है या उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो फर्मेंटेशन की तरफ पायरुवेट मूव करता है, जिसमें हमारे पास एनारोबिक कंडीशंस यहाँ भी और यहाँ भी आपको एनारोबिक कंडीशंस नज़र आ रही हैं। तो या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है या हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। और फिर पायरुवेट अगर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहे हैं और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और सिट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो पायरुवेट से आगे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है वो दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, खासतौर पर जो सेलुलर ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा किस तरह हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। अब अगर किसी को ग्लाइकोलिसिस में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।